मुलाकात तो फ़ोन पे तो कई बार पहले हुई, लेकिन आज मौका लगा कि हम नासिक यहाँ आकर के आपसे मिलें। और आपका ये जो नया वेंचर है, नया तो खैर आपके लिए तो नया नहीं है, नया हमारे लिए है। राकेश भाई के साथ हम आए, इनको भी कुछ एरिया में लगाना है। तो महेश भाई, इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुनगा का? ये बढ़िया एक्सपीरियंस है। यानी इन्वेस्टमेंट एक तो इसमें बहुत कम है जी। यानी जो पैसों की शुरुआत में लागत है वो तो बहुत कम है। यानी 1 रुपीज़ में आपको एक प्लांट मिलता है और एक प्लांट के आपको 1000-2000 रुपये मिलते हैं। तो इसमें जो मार्जिन है वो बड़ा है। तो इस मार्जिन के हिसाब से मैंने ये फार्मिंग करना शुरू किया मुनगा की। और कितने एकड़ में लगाया हुआ अपना महेश भैया अभी ये? मैंने 3 एकड़ से शुरुआत की थी 6 साल पहले। आज मेरा 70-75 एकड़ में ये मुनगा लगा हुआ है। अच्छा, पूरा मुनगा ही लगा हुआ है। और मार्केट का, जैसे अक्सर किसानों का, कई लोगों का ये कहना रहता है कि सब मार्केट नहीं है, मार्केट नहीं। मार्केट की पोजीशन क्या लगी आपको इसकी? मार्केट की मेरे सोच के बाहर निकली इसकी पोजीशन। अच्छा। मैंने जब ये लगाया था तो मैंने ये सोच के लगाया था कि मिनिमम इसको 20 रुपये केजी से इसके रेट आएंगे। हाँ। 20 रुपये केजी के हिसाब से लगाया। उसकी जब प्रोडक्शन प्रॉपर शुरू हुआ तो मुझे इसका मार्केटिंग समझ में आया कि अरे यार, ये तो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। हाँ। तो एक्सपोर्ट के जो सीजन थे यानी नवंबर से लेकर फरवरी महीने तक। अच्छा जी। तो ये 5 महीने जो आते हैं, ये 5 महीनों में 100 रुपये केजी से ये बिकता है। अच्छा। बीच वाले जो 2 महीने हैं जिसमें साउथ का भी माल आता है, गुजरात का भी आता है और अपना ये ट्रैक का भी आता है जी। तो वो 2 महीने खाली ये 20 से 30 रुपए में बिकता है। फिर से अप्रैल मई के बाद में फिर से ये 60-70 रुपए में हो जाता है। तो एवरेज कम से कम 50 रुपए पर केजी पूरे ईयर का इसका रेट मिलता है। और एवरेज प्रोडक्शन आपको पर एकड़ कितना आप निकालते हैं इसमें से? इसमें ऐसा आता है कि नंबर्स ऑफ प्लांट इसमें 2000 से ज्यादा पौधे इसमें आते हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। हाँ। अगर आप 10 किलो भी मिनिमम आपको किसी किसान को, अगर नया किसान हो, इसको अगर ये मुनगा नहीं जमा, हाँ। तो पर प्लांट अगर इसके 10 किलो भी इसका प्रोडक्शन निकालता है तो 2000 पौधे में उसके हो गए 20 टन। सही बात। अगर 20 टन को आप 50 रुपए से कैलकुलेट करो तो 10 लाख तो मिनिमम इसके बनते हैं। हाँ। अगर इसमें अब ओलो का, तेज बरसात का, नेचुरल डिजास्टर या कैलेमिटी है तो वो बात अलग है। अगर आ जाता है तो भी आपको 2 महीने भी अगर इसके धूप में मिले, मार्च अप्रैल मई के, तो भी आपको 2-4 लाख रुपए तो मिलने ही मिलने हैं इसके। मतलब फीजिबल है ये, बस किसान के मन की इच्छा होनी चाहिए इस चीज को करने के लिए। दूसरा, इसमें इंटर कल्टीवेशन में भी आपने कुछ क्रॉप ली, जैसे अभी अपन देख रहे हैं तो ये अनार लगा हुआ है और आपने जैसा बताया मस्क मेलन भी आप ले चुके हो। तो ये किसान भी एडिशनल ले सकता है, क्योंकि यदि मुनगा उसको डाउटफुल लग रही है तो ये बाकी चीजें तो हैं ही। जरूर। एक तो ये फसल ही ऐसी है कि एक फ्लेक्सिबल फसल है। हाँ। इसके डिस्टेंस आप कम ज्यादा कर सकते हो। इसमें इंटर क्रॉपिंग बहुत बढ़िया आता है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया था अनार और मस्क मेलन, साथ में मल्चिंग पेपर डाल के ये किया हुआ है। और मेरे जो दूसरे प्लॉट है इनमें मैंने 10 का डिस्टेंस रख के, 2 पौधों में 10 का डिस्टेंस रख के उसमें लिया था चिली, लिया था टमाटर, लिया था। हाँ। तो एक नेट हाउस जैसा इसका इफेक्ट बनता है। तो उसमें आप कोई भी फसल कर सकते, ले सकते हैं। तो आपने जब ये शुरुआत करी थी तो लोगों का क्या कहना था, खास करके आपके गांव के लोग या आसपास के, या जो भी इस चीज को देखते थे, उनके क्या व्यूज थे उस वक्त? एक तो ये फसल लोग सोचते थे कि यार ये तो बहुत नीचे वाली फसल है। अच्छा। यानी अनार वाला किसान, अंगूर वाला किसान एक ब्रांड रहता है। हाँ। वैसे मुनगा वाला किसान ये ब्रांड नहीं है। जी। ये बहुत छोटे लोगों की, छोटे किसान की खेती, और इतना बड़ा आदमी कर रहा है। हाँ। क्योंकि इसमें जो वैरायटियां थी पुरानी वाली, कोयमतूर PKM 1, PKM 2, तो इनका एक सीजन था कि ये 8वें महीने के बाद में शुरू होती थी। अच्छा। और पर एकड़ में 8 से 10 टन माल निकालता था। और तब मार्केटिंग इसका एक्सपोर्ट में चलता नहीं था, तो लोकल में 20-30 रुपए बिक जाता था। तो इनमें लाख रुपए मिल गए तो बहुत मिल गए, ऐसा कॉमन लोगों का एक्सपीरियंस था। लेकिन ये जो नई वैरायटी आई ओडिसी, तो ओडिसी ने एक तो नंबर्स ऑफ प्लांट बढ़ गए। नंबर्स ऑफ प्लांट बढ़ने की वजह से एवरेज बढ़ गया। और एक्सपोर्ट के अवेयरनेस जो आया, एक्सपोर्ट मार्केट जब मिला, तो इसको 10 रुपए से उठा के 100 रुपए में इसकी मार्केट वैल्यू होगी पर केजी की। तो जब अब मैं 6 साल से इसको निकाल रहा हूँ तो मेरा 3 एकड़ का मैं 70-75 में पहुंचा, लेकिन पूरा एरिया 200 से 400 एकड़ में इसका पहुंच गया। अच्छा, आपको देख करके उन लोगों ने भी इस चीज को अडॉप्ट किया। बाकी इस क्रॉप का मेंटेनेंस पार्ट या वो कैसा लगता है आपको एज कम्पेयर टू, खैर आप तो अनार लगा रहे थे तो कंपेरेटिव तो इसका मेंटेनेंस पार्ट 0 है, मगर फिर भी क्या इसमें आप मेंटेनेंस के लिए करते हैं? जैसे मान लीजिए पौधों पर कोई बीमारी आती है या कोई इन्फेक्शन आता है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? आज तक जो बाकी खेती हमने की, बाकी फसलें जो की जी, तो वो फसलों में एक बात थी कि 90% अपना मैनेजमेंट, किसान का मैनेजमेंट, और 10% नेचर का साथ। हाँ। लेकिन ये जो फसल है इसमें उल्टा है।
आपका मैनेजमेंट का पार्ट है 10%, बाकी 90% नेचर का है इसमें। नेचर का इसमें मधुमक्खियां काम करती जी। है। और इसमें एक अगर आपका फ्लावरिंग का गुच्छा हो तो इसमें 20-25 फ्लावरिंग होते हैं जो पॉलिनेट होके 5-10 फलियां यहाँ पे बन गई, बाकी ड्रॉपिंग ही होने हैं। जी। तो उसमें अगर थ्रिप्स आ जाए, इल्ली आ जाए तो इतनी बड़ी वो बीमारी नहीं रहती, क्योंकि लाखों पत्ते इसमें है। लाखों पत्ते में कुछ हजारों पत्ते इल्ली ने खा भी लिए तो इफेक्ट नहीं करता प्रोडक्शन पे, और कुछ फूल झड़ भी जाए तो भी इफेक्ट नहीं करता प्रोडक्शन पे। और इसकी अच्छी बात ये है कि बरसात खुलने के बाद में, यानी अक्टूबर नवंबर के बाद में इसका प्रोडक्शन शुरू होता है, जो अगली बरसात तक चलता है। यानी 7 से 8 महीने आपका प्रोडक्शन ही चलता है। तो इसमें आसानियां ही आसानियां है, इतनी ज्यादा मैनेजमेंट इसमें नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि चूंकि आपका ये इस तरह से जाने अनजाने में ये ऑर्गेनिक प्रोडक्शन भी हो चुका है। जरूर है ना। जो मेन सोच है कि आप कोई भी प्रोडक्शन लो तो वो पॉइजनलेस निकले। हाँ। आज जो बीमारियां बढ़ रही है, आज जो दिक्कतें आ रही है, वो तो खान पान से ही आ रही है। और आज जो फसलें निकल रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा केमिकल, इंसेक्टिसाइड की इतनी दवाएं भरमार है, तो वो पूरी की पूरी डैमेज है। इसमें एक बात रहती है कि इसकी एवरेज कब बढ़ती है, जितनी मधुमक्खियां ज्यादा उतनी हनी बीज के डिपेंड करती है इसकी एवरेज। बराबर। तो किसान मधुमक्खियों को बचाने के लिए, अपने फायदे के लिए, हाँ। लेकिन मधुमक्खियों को बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करता। वो ऑर्गेनिक स्प्रे पे जाता है या थोड़ा आईपीएम प्रैक्टिसेस यूज करके वो कंट्रोल में लाता है। तो वो नेचुरली ये ऑर्गेनिक फसल निकलती है। तो लोगों को खाने के लिए आज सबसे सेफ जो रहेगा तो वो ये रहेगा। तो इसको अपन ने, मेरा अभी आपसे बात करते करते दिमाग में आया, तो इसको अपन ने कुछ ऐसा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जैसे या कुछ प्रोसेस उसमें लिया है क्या अभी, या नहीं लिया, या उसकी जरूरत नहीं महसूस हुई? मेरा जो फार्म है ये अनार का पहले से, एक तो इसमें ग्लोबल गैप सर्टिफाइड ये फार्म था अनार का। उसके बाद में मैंने 3 साल में इकोसर्ट सर्टिफिकेशन करवाया हुआ है। तो अब ये जो है तो ये मुंगा अब इकोसर्ट सर्टिफाइड बहुत है। तो इकोसर्ट सर्टिफाइड करने के जो दिक्कतें मुझे अनार में आती थी, वो फंजीसाइड की आती थी, इंसेक्टिसाइड की आती थी, वो अब इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं, तो क्योंकि इसमें है ही नहीं, डल ही नहीं। तो मैं 100% गारंटेड बता सकता हूँ कि ये ऑर्गेनिक है। तो वो आसान हो गया मुझे सर्टिफाइड करना। जी हाँ जी। चलिए महेश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और इसी तरह मैं इंटरव्यू वैसे ये तो और लंबा भी हो जाता, मगर चूंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, मुझे भी निकलना है, लेकिन आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और कभी भोपाल आइए और कहीं दूर से वीडियो लीजिए, ये साथ में मिले हैं, जिंदगी भर के लिए हमारी यादगार है महेश भाई के साथ, और वो भी इस अनूठे फॉर्म पे। थैंक्स, है ना। टू मीट यू। ओके जी, ओके, थैंक यू महेश भाई।